अब हम स्टार्ट करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर देखेंगे कि हमने इससे पहले पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, पूरा चैप्टर समझा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। उसके बाद में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया। उसके बाद में हमने अध्याय 1 नज़र पढ़ा और उसके बाद में अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने के लिए हमें पूरा बेसिक क्लियर रहना चाहिए। अध्याय 1 नज़र में हमने जो पढ़ा वो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो बनना चाहिए और अध्याय जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है इसके बाद में आपको इसको सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब ये है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न तभी बनेंगे जब आपका पूरा बेसिक क्लियर हो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा और वहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कशन भी करेंगे कि क्यों ये आंसर होगा और करेक्ट आंसर किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने का फ़ायदा ये होगा कि क्या होता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जब संग्रह हम करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं तो हमारी क्या सब्जेक्ट के प्रति या टॉपिक के प्रति हमारी क्या है ये अप्रोच बढ़ती है ना, उसके प्रति सोच बढ़ती है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन वगैरह एग्जाम में तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर ही एग्जाम होते हैं और जो बोर्ड के एग्जाम है इसमें भी अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न काफ़ी कुछ आने लगे हैं। तो देखते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास में 0, 1, अनगिनत या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को गौर से देखना है, आपको समझना है उसको कि क्या पूछा जा रहा। दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र, इसका मतलब लेखा चित्र का मतलब ग्राफ की बात की है। तो यहाँ पर एक शार्ट में हम समझ लें, चूँकि यहाँ पर एक शार्ट में एक रिवीजन भी होगा, ये भी बोल सकते हैं हम इस चैप्टर में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू क्या होता है c1। देखना इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। कभी स्टैंडर्ड फॉर्म जो अक्षर होता है उसको राइट हैंड साइड में भी लिखा जाता है, कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखते, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों की मीनिंग एक ही होती है। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता, राइट हैंड साइड में भी हो सकता। जैसा कि अपन ने चैप्टर में पढ़ा, दोनों केस में हमने क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है ये सारी बातें हमने सीखी। देखना एक घातीय बोला है ना, x की कितनी घात है, x की घात तो एक ही है, y की भी घात एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक घातीय हुआ। ठीक है, सिंपल है। क्योंकि चूंकि क्या है एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो हमें ये नहीं मालूम रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है। ऐसा चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो हमें क्वेश्चन को देख के भी पहचानना है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, हमें क्या करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। दो समीकरण है और दोनों समीकरणों को किस प्रकार से ग्राफीय विधि से हल किया जाता है पूरा स्टेप बाय स्टेप हम समझ चुके हैं। पूरा जब चैप्टर पढ़ा था हमने बेसिक में, यहाँ पर हम ये शार्ट में देखेंगे कि यदि मान लिया जाए हम इसको ग्राफ पर निरूपित करें या ग्राफ पर लेखा चित्र करें और दूसरे समीकरण का भी लेखा चित्र करें। सपोज करें कि हमारे पास में निर्देशांक तल है, ये x अक्ष है, इसको x डैश बोल दिया मैंने, ये y अक्ष है, इसको y डैश बोल दिया, ये क्या है इसका मूल बिंदु है। यदि मान लिया जाए कि हमने पहली रेखा का रेखा चित्र बनाया और क्लियर सी बात है कि एक सरल रेखा प्राप्त होगी। चैप्टर का ही तो नाम है ना, रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण मतलब एक सरल रेखा प्राप्त होगी और किस प्रकार से होगी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे कि मान लिया जाए कि पहली रेखा हमने बनाई सरल रेखा, इससे ग्राफ विधि द्वारा, और दूसरी सरल रेखा बनाई। देखिए दोनों सरल रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, समांतर है, हल होगा क्या, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं। बस ये बात याद रखना, जो अभी यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट भी समझते हुए जा रहे हैं, तो ये बात अगर मालूम है तो पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर कोई हल नहीं, मतलब जब दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, तब इसका कोई भी हल नहीं हुआ। और होगा भी क्यों भाई, एक सरल रेखा है
और दूसरी सरल रेखा है, दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही है, स्पर्श नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही, तो कोई हल इसका नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में एक तल है, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई और ये वाई डैश, ये मूल बिंदु है। सपोज करें कि हमने एक सरल रेखा इस प्रकार से बनाई और इसके बाद में दूसरे समीकरण की रेखा बनाई और वो इस प्रकार से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो गई, ये अनंत तक जाएगी और इस प्रकार से अनंत तक जाएगी। कितने जगह प्रतिच्छेद हुई? हमने क्या किया, दोनों समीकरण से हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ देखने के बाद में क्या हुआ, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हुई। तो एक प्रतिच्छेद हुई तो हम बोलेंगे एक हल है। कितने हल हो गए? एक हल होगा, या अद्वितीय हल भी बोला जाता है इसको, अद्वितीय हल भी बोला जाता है। दोनों में से कुछ भी बोलो, अद्वितीय मतलब इसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है, ठीक है ना। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा दूसरा कोई हल नहीं है, मतलब एकमात्र हल है। बोलते ना कि वो राम तो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। तो अद्वितीय बोलिए चाहे एक हल बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, तीसरा केस बनेगा, तीसरी स्थिति बनेगी, हमारे पास में ये एक्स अक्ष हो गई, ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, ये मूल बिंदु हो गया। मान लिया जाए कि पहली सरल रेखा हमने खींची और इस प्रकार से यहाँ से गई और दूसरी रेखा का भी हमने ग्राफ बनाया और दोनों रेखाएं क्या हो गई, एक दूसरे के ऊपर से इस प्रकार से गई। अब मेरे को यहाँ पर ये बताइए कि दोनों जो रेखाएं है कितने जगह प्रतिच्छेद किए? तो आप बोलोगे कि कई जगह प्रतिच्छेद किए कि नहीं किए। यहाँ पर एक भी जगह नहीं किए प्रतिच्छेद, कोई हल नहीं। सिंपल है, जैसा दिख रहा है वैसे ही बोलना है। यहाँ एक जगह प्रतिच्छेद हुई, एक हल होगा। यहाँ पर देखना, अभी हम क्या है बेसिक थोड़ा सा लेते हुए चल रहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा अपना, ठीक है ना। जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी थी चैप्टर में उसका एक रिवीजन भी हो जाएगा शार्ट में, और इससे रिलेटेड अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते जाएंगे हमें आगे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो इसी की हेल्प से पूरा चैप्टर हल होने वाला है। देखना यहाँ पर क्या होगा, कई जगह अनंत जगह प्रतिच्छेद हो रही, क्योंकि ये भी रेखा इधर अनंत की ओर जा रही है, ये भी अनंत की ओर जा रही है। तो हम बोलेंगे अनंततः अनेक हल हो गए। बस ये तीन केस अगर मालूम है तो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएंगे लगभग, ठीक है। और जो नहीं बनेंगे और जिसमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डिस्कशन करेंगे इसके अलावा। अभी यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है, कोई हल नहीं है, ठीक है। हमारे पास में दो समीकरण है, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। अगर हमें ग्राफ विधि का उपयोग नहीं करना है तो वैसे भी हम बता सकते कि इस समीकरण को देख के कि ग्राफ ऐसा बनने वाला है कि ऐसा बनने वाला है कि ऐसा बनने वाला है, केवल देखने मात्र से, समीकरण को देखने मात्र से। देखना अभी मेरे पास में क्या है, a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1, a2 x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन अपना एक तो क्या है रिवीजन हो रहा, पूरा 100% तो अपन पूरा बेसिक कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आपने अगर पूरा चैप्टर देखा है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं कर ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर चैप्टर तो हमने पढ़ा, हमने पैकेज भी लिया और बहुत मज़ा भी आया, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी अगर इसमें हो तो और ज़्यादा मज़ा आ सकता है। उनके लिए मैं ये सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व करा रहा हूँ और उसमें बेसिक के साथ में हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। देखना ये दो समीकरण है, हमें क्या करना है, एक से x के दोनों के गुणांक निकालना है। तो क्या हो गया, a1 और a2 हुई कि नहीं। x के साथ में कौन है, a1 है, x के साथ में कौन है, a2 है, इसको अलग निकाल दिया। यहाँ पर y के साथ में कौन है, b1 और b2, और z के साथ में मतलब अचर के साथ में कौन है, c1 और c2 है। इस प्रकार से हमारे पास, यदि इसको मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँ इस प्रकार से, और यदि मान लिया जाए कि ये तीनों क्या है, बराबर है। देखना यहाँ ध्यान देना भाई, क्या है, हमने इसको इससे भाग दिया, इसको इससे भाग दिया और इसको इससे भाग दिया, और तीनों का मान अगर बराबर कैसे होता है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तीनों का मान अगर बराबर है तो क्लियर सी बात है, ऐसा लग रहा है ना कि हमने तीनों को हल किया और तीनों का मान बराबर आया, मतलब दोनों समीकरण एक ही है, तब तो एक जैसा आया। और जब दोनों समीकरण एक है तो ग्राफ भी एक जैसा बनेगा दोनों का। तो क्या बोलेंगे, ये अनंततः अनेक
हल हो गए। इसका मतलब ये है कि अगर ये केस बनता है A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। पूरे अध्याय का सारांश बता रहा हूँ मैं। कहने का मतलब ये बात अगर क्लियर है तो देखना कैसे फटाफट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लिया जाए ऐसा है, पहला तो ठीक है बराबर है, लेकिन बाद वाला अगर बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। अगर ऐसा केस है A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2, अगर ऐसा है इसका कोई हल नहीं होगा। कहने का मतलब आंसर ही नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों भैया प्रतिच्छेद ही नहीं हो रहे ना एक दूसरे से। कहाँ प्रतिच्छेद हो रहे? और जब प्रतिच्छेद नहीं हो रहे तो आंसर नहीं मिलेगा हमें। और यदि मान लिया जाए मैं इसमें से इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, ये बराबर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। और यदि मान लिया जाए कि ये दोनों बराबर नहीं है पहले के, A1 डिवाइडेड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, तो फिर क्या होगा? एक हल होगा या बोल सकते हैं अद्वितीय हल होगा। तो इस प्रकार से A1 डिवाइडेड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, ठीक है। इस प्रकार से अगर स्थिति है तो अद्वितीय हल होगा। देखना, इसको याद रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कि किस केस में क्या होगा। तो मैंने कैसे याद रखा था? पहले केस में तो अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा। कब? जब बराबर नहीं रहेगा। तो शुरुआत यही से करना है अपने को। पहला इसी को याद रखना है कि अगर जब दोनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल है, ठीक है। सारे बराबर है तो कोई अनंततः अनेक हल हो गए। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक से लाइन जाएगी। मैंने ऐसा याद रखा था भाई, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये, तीनों अगर इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे? एक जैसे समीकरण बनेंगे, एक जैसा ग्राफ बनेगा, एक के ऊपर से एक गुजरेगा, और जब एक के ऊपर से एक गुजरेगा तो अनंततः अनेक हल है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। और पहले के शुरू के बराबर है और बाद का बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? अभी यहाँ पर देखना, दोनों समांतर है, दोनों के लेखाचित्र समांतर है, कोई हल नहीं है। है क्या कोई हल? नहीं है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -1 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 के हल हो गए। हल देखना पड़ेगा कि एक्चुअल इसके हल क्या है। तो हमारे पास में समीकरण क्या दिया है? 2x क्या दिया हुआ, क्या बोला है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, 3y इज इक्वल टू -1। और दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या है? 7। और इसका हल क्या होगा? हल ज्ञात करने के लिए कितनी विधि है हमारे पास में? एक तो विलोपन विधि है, एक तो ग्राफीय विधि भी है। तो ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, हमने 4 विधियां पढ़ी है। और जो भी अच्छी कंफर्टेबल विधियां लगे उस विधि को यूज़ करना है। हमने बाकायदा एक एक विधि के आधार पर एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, ठीक है। तो मुझे कंफर्टेबल लगती है विलोपन विधि। क्यों विलोपन विधि अच्छी लगती है? क्योंकि इसका मान फटाफट आ जाता है। देखना, हमारे पास में विलोपन का मतलब क्या है कि एक को विलोपित करना है, या तो x को विलोपित कर लो या तो फिर y को विलोपित कर लो, ठीक है। विलोपन मतलब गायब करना, सिंपल सी बात है। अब सोच रहे कि किसको विलोपित किया जाए भाई, y को करे कि x को करे? अगर इसके गुणांक ये समझना चाहिए कि जो आसान हो उसको विलोपित करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखना, अगर हम 1 से x को विलोपित करना चाहे तो देखना विलोपित करने का तरीका क्या होता है? 2 डिवाइडेड बाय 2, x का गुणांक, और यहाँ पर भी x का गुणांक ऐसा लिख दो। इससे इसको कैंसिल कर दो तो 1 से एक बार कैंसिल हो गया। इस 1 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले से कर दो, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले से कर दो। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करने से तो समीकरण में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब ये इसको विलोपित करना ज़्यादा आसान है। फिर से और एक बार, अगर मान लिया जाए कि हमारा मूड हो गया कि y को विलोपित करना है, ठीक, तो हमारे पास में y का गुणांक कौन है? -3। यहाँ पर कौन है? या चिन्ह को अभी छोड़ भी दो, और यहाँ पर कौन है? 5 है। ऐसा करेंगे, जिससे कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। हो रहा हो तो, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब नहीं हो रहा ना यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है।
इस 5 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले समीकरण में कर दो, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले समीकरण में कर दो। अगर हमें y को विलोपित करना है तो इस समीकरण में 5 का गुना करना पड़ेगा, यहाँ से पता चला, और इस समीकरण में 3 का गुना करना पड़ेगा, तब ये विलोपित हो पाएगा। क्लियर? अच्छा, मेरे ख्याल से x को विलोपित करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, इतना टाइम लगता नहीं है, हम समझ रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, टाइम ही तो लग रहा, लेकिन वो इस बात में हमें क्या है, पूरा एक बार रिवीजन हो रहा। कई बच्चे बोलते हैं सर ये तो सारी बातें हमको आपने कितने बार बता दी है ना, जब बेसिक पढ़ाया था तब, जब एक्सरसाइज पढ़ाई तब बताया, उसके बाद में अब अध्याय एक नज़र में भी बताया, उसके बाद में हर एक एक क्वेश्चन पर आप इतना डिस्कशन कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ही तो लगेगा, क्या होगा, है ना। लेकिन ये बात क्या होगी, आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार और बार बार वही चीज़ देखेंगे तो कंफर्म होगी और वो हमेशा के लिए याद रहेगी। देखना यहाँ पर क्या करते, इसको विलोपित करना है तो 1 से और 1 से के गुणांक तो बराबर तो हो ही गए, हमने यहाँ पर देखा था। अगर दोनों के चिन्ह समान है तो घटाने पर लिखा जाता है, और दोनों के चिन्ह अगर विजातीय है मतलब अलग अलग है तो फिर क्या किया जाता है, जोड़ने पर लिखा जाता है। देखना अभी दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, इसलिए घटाने पर, ये प्लस है तो माइनस कर दिया, ये प्लस है तो माइनस कर दिया, ये प्लस है तो माइनस कर दिया। ठीक, अभी यहाँ पर देखेंगे कि ये प्लस का था और ये माइनस का था तो ये खत्म हो गया। -3y और -5y कितना हो गया, -8y, और इज इक्वल टू -7 और -1 तो ये कितना हो गया, -8। याद रखना हमने जो चिन्ह बदले वो वाले चिन्हों को लेते हुए चलना है। कई बच्चे क्या करते, -3 + 5, नहीं, हमने जब चिन्ह बदल दिए ना तो इसका +5 को कंसीडर नहीं करना, किसको करना है, इसको कंसीडर करना है। ये कैंसिल हो गया और ये इस प्रकार से आ गया, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय -8, ये इसका तिर्यक गुना हुआ तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, अच्छा हमारे पास में 2 समीकरण है, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये। आप चाहो तो पहले में रख दो, चाहो तो दूसरे में रख दो x का मान, ये y का मान, तो x का मान निकल आएगा। देखना समीकरण 1, इतना नहीं करना होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, वो तो आप फटाफट करोगे, लेकिन प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। देखना 2x - 3y इज इक्वल टू -1, y का मान हमें पता चल गया 1 है तो y की जगह मैं 1 रख देता हूँ, इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 3 और इज इक्वल टू -1, और ये इस साइड जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो 3 - 1, तो ये कितना हो गया 2, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, और इस 2 का तिर्यक गुना होगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 यानी 1, तो x का मान 1 और y का मान कितना होगा 1 होगा। तो ऐसा कहाँ पर है, अपना करेक्ट आंसर होगा C, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, यदि y - 3 डिवाइडेड बाय 7, देखना y - 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस कितना है, x डिवाइडेड बाय 2 है और इज इक्वल टू 1 है, और यदि 10 y इज इक्वल टू 10 है तो x का मान क्या होगा। तो सिंपल है, ये 9th क्लास का कंसेप्ट है। देखना सिंपल सी बात है कि y का मान कितना है 10 है, यहाँ पर y का मान रखना है हमें और उसको हल करके देखना है कि कितना होगा। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, हमें y का मान दिया है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, y का मान इसमें रख दे रहा हूँ 10 - 3 डिवाइडेड बाय 7 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी -x/2, -x/2 इज इक्वल टू 1। क्या हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 7 और -x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, और 7 से 7 कैंसिल तो कितना बचा 1, -x/2 इज इक्वल टू 1। आप चाहो तो इस 1 को उधर ले जाके कैंसिल कर दो तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड खत्म हो गया, मतलब 1 खत्म हो गया तो -x/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो x का मान कितना होगा, x इज इक्वल टू इसका तिर्यक गुना होगा तो 0 हो जाएगा। समझ में आई ना बात। चाहो तो आप इसको 1 को उधर ले जाके 1 - 1 0 कर सकते हैं, यहाँ धन है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास में ये 0, इसको हम करेक्ट आंसर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2x + y इज इक्वल टू 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। देखना क्या बोला है, 2x हल करके देखना है भाई, ऐसे अंदाजा से नहीं लगाना है, हमें अनुमान नहीं लगाना है। इज इक्वल टू कितना है 6 है। अब क्या बोला है,
कि इसको संतुष्ट करने वाला युग्म क्या होगा। तो पहला तो ऑप्शन दिया हुआ है 1 2, ऑप्शन है हमारे पास में 1 2। 1 का मतलब ये है कि जो पहले लिखा होता है वो x का मान, जो बाद में लिखा होता है वो किसका मान, y का मान। अगर यहाँ पर x का मान रखता हूँ मैं कितना 1, और यहाँ पर y का मान रखता हूँ 2, देखना क्या होगा। x का मान 1 रखा तो 2 गुणित 1 कितना हो गया 2, और y का मान 2 रखेंगे तो कितना हो गया 2, 2 2 कितना हो गया 4, मतलब 4 = 6, बराबर संतुष्ट हो रहा क्या, नहीं है ये बात समझ में भाई। यहाँ पर क्या है, जो पहले दिया है ना फर्स्ट ऑप्शन क्या है 1 2, x का मान 1 रखना है और y का मान 2 रखना है, तो बराबर हो जाना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। अगर इक्वल है तो संतुष्ट करता है, इक्वल नहीं है तो संतुष्ट नहीं करेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पहला ऑप्शन तो अपना हो नहीं सकता, हमें चेक करना पड़ेगा। पहला दूसरा ऑप्शन है 2 1, x का मान 2 रखो तो 2 दूनी 4 हो गया। देखिए ना, ये गुना मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, और y का मान 1 रखेंगे तो कितना हो गया 4 और 1 5, बराबर हो रहा क्या, नहीं हो रहा। 5 और 6 बराबर है क्या, नहीं है। ठीक, थर्ड रख के देखते हैं हम, x का मान अगर 2 और y का मान 2, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास। तो 2 दूनी 4 और 2 6, लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 आ गया और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 6 लिखा है, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा अपना C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि A1 × B2 नॉट इक्वल टू A2 B1, तब समीकरण निकाय जो दिए हुए हमारे पास में निकाय है, इसके ऑप्शन दिए हुए अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनेक हल है, और हल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये तो बड़ी बात हो गई यार, ये जो डी ऑप्शन है हल हो भी सकता या नहीं भी हो सकता। अब हमें चेक करना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखना क्या बोला है, A1 B2 और इज नॉट इक्वल टू A2 B1, समीकरण यही दिए हुए है, ठीक है, समीकरण हमारे पास में यही वाले दिए है। इस केस में क्या होगा ये हमसे पूछा है। देखिए हमारे पास में 3 केस है यहाँ पर, ठीक है। A1 B2, अगर इसका तिर्यक गुना करेंगे तो A1 B2 हो गया, नॉट इक्वल टू B2 A1 या A2 B1, ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन हो रही ना। और इस कंडीशन में क्या होते हैं, एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by - c = 0 के कितने हल संभव है। एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है ना, क्या लिखे, क्योंकि ऐसा तो हमें बुक में पढ़ा ही नहीं भाई कहीं। यही तो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फ़ायदा भाई, ऐसे क्वेश्चन आ गए ना है उसी से रिलेटेड, लेकिन डायरेक्ट हमें ऐसे क्वेश्चन बुक में नहीं मिले। हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 चर है और यहाँ पर क्या दिया है ax + by और इजिकल टू कितना है c है, और या -c है और इजिकल टू क्या है 0 है। इसके कितने हल संभव है, कितने हल हो सकते हैं इसके, अनंततः अनेक हल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, देखना, मेरी मर्जी, मैं चाहूँ तो x का मान 0 रख दूँ तो y का मान कुछ ना कुछ आएगा ना, ठीक है। x का मान मैं मान लिया जाए 1 रख दूँ तो y का मान और कुछ आएगा, चेंज हो जाएगा मान। x का मान 3 रख दूँ तो फिर y का मान चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब जब जब हम x का मान बदलेंगे तब तब y का मान आएगा। तो याद रहे कि अगर एक ही अगर समीकरण दिया है और हमसे पूछा जाएगा कि कितने हल होंगे इसके, तो हम बोल सकते हैं अनंततः अनेक हल हो सकते हैं या अनगिनत हल हो सकते हैं। इस प्रकार से हम इसके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x + 2y + 5 = 0 और 6x + 4y + 10 = 0 के आरेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आरेख प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं है, आरेख संपाती सरल रेखाएं है, आरेख समांतर सरल रेखाएं है, इनमें से कोई नहीं। देखना ये जो 3 ऑप्शन है ना हमारे पास में, सब में बोला है सरल रेखा है, ठीक है। चूंकि सरल रेखा तो रहेगा ही रहेगा, चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण तो सरल रेखाएं तो रहेगी। ठीक, हमारे पास में समीकरण दिया है 3x + 2y + 5 = 0
और दूसरा समीकरण क्या दिया है, 6ax प्लस 4y, 6ax प्लस 4y और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना है कि कौन से ग्राफ के जैसा ग्राफ बनेगा इसका। ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो डायरेक्ट करेंगे। देखना इसके गुणांक कौन है, बिल्कुल सिंपल है, ये चेक करना कि ये केस बनेगा कि ये केस बनेगा कि ये केस बनेगा। ठीक, क्या करो, 1 से 1 के गुणांकों को लिख दो चिन्ह सहित, जो भी चिन्ह रहेगा चिन्ह सहित लिखना है। 3/6 इसको भी लिखो, 2/4 इसको भी लिखो, 5/10। क्लियर, कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, 2 बार कैंसिल, 2 से 2 बार कैंसिल, 2 से 2 बार कैंसिल, क्या हो गया 1/2। यहाँ पर भी क्या बचा 1/2 और यहाँ पर भी क्या बचा 1/2। अब इसमें से 3 में से देखो कि किसके जैसा है, तीनों तो बराबर है ना, तो ये इक्वल टू ये। ठीक, तो ये क्या होगा, अनंततः अनेक हल हो गए, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है तो संपाती बोला है। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, संपाती बोला है। संपाती का मतलब ये है कि एक रेखा और दूसरी रेखा क्या है, संपाती है, मतलब एक के ऊपर से एक ही गुजर रही है। ठीक है, तो इसको संपाती बोला जाता है, इसको समांतर बोला जाता है, और ये एक प्रतिच्छेदी बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, बी, आरेख संपाती सरल रेखाएं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण निकाय x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 5x प्लस k इज इक्वल टू 15 के अनेक हल होने के लिए k का मान क्या होना चाहिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस हो रही है हमारे पूरे चैप्टर की, मतलब रैंडम कोई भी क्वेश्चन आ रहा, किसी भी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ रहा, भाई कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है ना, तो पूरे चैप्टर में से कोई भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ रहा और हमको अलर्ट रहना है कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर भले टाइम लग रहा है लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से समझते हुए जाना है। फिर इसके बाद में और एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, भले लंबा है कोई दिक्कत नहीं है। जब पूरा वीडियो देख लेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद में फिर इस वीडियो को और एक बार देखना। ठीक है, जैसे ही ऑप्शन आपके पास में आएगा आप अपना क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, मेरे आंसर के पहले आपको अपना आंसर निकालना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ तो आपको किसी को समझाना नहीं ना, इसलिए फटाफट आप आंसर निकाल सकते हैं। देखना क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 3 है, और दूसरा समीकरण क्या है 5x प्लस ky, 5x प्लस ky और इज इक्वल टू कितना है 15। क्या बोला है, अनेक हल होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। अनेक हल कहाँ पर होते हैं, अनंततः अनेक हल है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। देखना पहले तो इनके गुणांक लिख देता हूं मैं 1/5, यहां पर इसके गुणांक लिख देता हूं 2/k और यहां पर इसके गुणांक लिख देता हूं 3/15। कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर देते हम, हो रहा क्या कैंसिल, 3 से 5 बार कैंसिल हो रहा। अब क्या बचा हमारे पास में 1/5, 2/k और 1/5। क्या बोला है, k का मान क्या होगा जब अनंततः अनेक हल होंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को बराबर करना पड़ेगा। करना होगा कि नहीं करना होगा, बिल्कुल करना होगा। अभी यहाँ पर देखना ये और ये तो दोनों बराबर है, ये और ये क्या है बराबर है, 1/5 1/5। ये कैसे बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, ये होगा 2 पंचे 10। यहाँ पर अगर k का मान अगर मैं 10 लिख दूँ, यहाँ पर 10 लिख दूँ तो 2 पंचे 10, 1/5 यहाँ पर भी आ जाएगा ना। तो k का मान क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 10। दूसरा तरीका देखिए, आप मान लिया जाए कि इसको मैं हटा देता हूँ, अभी हमें नहीं मालूम कि क्या आने वाला है। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या हो गया 1/5 हो गया इज इक्वल टू, मतलब कोई भी दो पार्ट ले लीजिए आप, चाहो तो इनको दोनों को ले लो, चाहो तो इनको दोनों को ले लो, और 2 डिवाइडेड बाय k। देखिए 2 डिवाइडेड बाय k, हमें किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो k को इधर ले जाते हैं हम, तो ये क्या हो गया k और इज इक्वल टू 5 जाएगा इधर तिरे गुना में, तो 5 दूनी 10, तो k का मान कितना आ गया 10 आ गया। करेक्ट आंसर क्या होगा अपना बी, k इज इक्वल टू 10। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होगी। बस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्या क्या बोला है, यदि समीकरणों का कोई युग्म क्या है संगत है, कोई युग्म संगत है, मतलब यहाँ पर देखिए
कोई युग्म संगत है बोला है, एक युग्म या बहुत सारे युग्म की बात नहीं की है यहाँ पर। कोई युग्म मतलब हो सकता कि एक युग्म हो सकता कि दो युग्म हो सकते, चाहे अनंत युग्म हो सकते। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कितने युग्म है, यहाँ पर भी एक युग्म है, हर पॉइंट पर हमारे पास में क्या है, हल है। एक यहाँ पर x का मान भी है, y का मान भी है, यहाँ पर भी x का मान है, y का मान है, यहाँ पर भी x का मान है, y का मान है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी तो एक युग्म है, लेकिन यहाँ पर कोई युग्म नहीं है क्या? दोनों जब प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहे तो इसका कोई आंसर होगा ही नहीं। हमारे पास में ऑप्शन है समांतर, सदैव संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती और सदैव प्रतिच्छेदी। बता सकते हैं आपकी क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। समांतर तो होगा ही नहीं, क्लियर। अच्छा, सदैव संपाती ये हो सकता है, बिल्कुल सही है। सदैव प्रतिच्छेदी ये भी हो सकता है, क्योंकि एक युग्म की बात की है, कम से कम एक युग्म की बात की है। तो ये दोनों के लिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट दिख रहा? करेक्ट ऑप्शन है सी, प्रतिच्छेदी या संपाती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। समीकरण y = 0 और y = -7 के युग्म का एक हल है के दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है और का कोई हल नहीं है। यहाँ पर देखिए मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट वाला है, लेकिन नाइन्थ क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 9th क्लास में खूब क्वेश्चन किए हमने ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं क्या बोला है, y = 0 और y = क्या हो गया, -7। थोड़ा सा सोचना है भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब ये तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन ही नहीं किया, और वास्तव में नहीं किया। ऐसा क्वेश्चन कहाँ मिला अपने को बुक में? कोई क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन रेखिक समीकरण तो 10th क्लास में भी है, तो एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए x और x डैश, ये क्या हो गया, y और y डैश। जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अपन तो यहाँ पर समझने के लिए कर रहे हैं ताकि अपनी अप्रोच बढ़े। देखिए y = 0 किसको बोला जाता है, x अक्ष को ही तो बोला जाता है, और x = 0 y अक्ष को बोला जाता है। देखिए एक रेखा ये हो गई, y = 0 मतलब x अक्ष, और y = -7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या जाएगी, x अक्ष के समांतर जाएगी। दोनों रेखाएं कई बार प्रतिच्छेद हो रही, नहीं हो रही। हल हो गए, बिल्कुल नहीं हो गए, ठीक है। जब दोनों एक दूसरे से टकराएगी ही नहीं तो हल हो गए क्या, बिल्कुल नहीं हो गए। तो हमारे पास में ऑप्शन है का एक हल है, के दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, का कोई हल नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, का कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अल्फा के मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y = a -5 और 20x + 10y - a = 0 के अनगिनत हल होगा। ऑप्शन है 5, -10, 10 और 20। कहने का मतलब यहाँ पर ऑप्शन क्या है ये देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। देखिए मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अल्फा के का मान, अल्फा का नहीं है, वो ए का मान होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपने क्वेश्चन में कहीं पर भी अल्फा नहीं लिखा है। ऐसी भी प्रिंटिंग मिस्टेक अपन पेपर में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अल्फा जब क्वेश्चन में है ही नहीं तो अल्फा कहाँ से आ जाएगा भाई, कहाँ से मान निकालेंगे हम। ए का मान पूछना चाह रहे हैं, और उसमें क्या दिया हुआ, 10x और +5y और = कितना है, a -5, a -5, 20x + 10y, 20x + 10y = कितना है, माइनस ये इस साइड है तो मैं इस साइड में कर देता हूँ। ऐसा क्यों, मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब भी बताया। समीकरणों को दोनों को या तो राइट हैंड साइड में लिखो अचर को, या तो फिर दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, तभी अपन सही तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। अगर हमारी अगर ऐसी प्रैक्टिस है तो लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में लिखो, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये लेफ्ट हैंड साइड में था तो मैंने क्या किया, इसको राइट हैंड साइड में कर दिया। अनगिनत हल, अनगिनत हल मतलब ये हो गया अनंततः अनेक हल। ऐसी कंडीशन बनाना हमें। देखना हम क्या कर रहे हैं, 10/20, ठीक है, x के गुणांकों को, 5/10 y के गुणांकों को, और a - 5 / a, कौन से अचर गुणांकों को लिख दिया, ठीक। लेकिन याद रहे
कि या तो दोनों अचर राइट हैंड साइड में या तो दोनों अचर लेफ्ट हैंड साइड में। कई बच्चे ये वाली गलती बहुत ज़्यादा करते हैं और यहाँ पर ये -5 समझते हैं और यहाँ पर -a लिख के आ जाते हैं और बड़े उछलते हुए आते हैं कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये रूल मालूम था। और ये रूल तब गलत हो जाता है जब आपको क्या करना चाहिए, दोनों को राइट हैंड साइड में रखो, चाहे तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, दोनों एक ही साइड में होना चाहिए। देखना आप कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करो, ये 2 बार कैंसिल हो गया, ये भी 2 बार कैंसिल हो गया और एक बार लिख देता हूँ मैं 1/2 और ये -5 डिवाइडेड बाय ये। इस कंडीशन को लाना है हमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, अनगिनत हल हो गए, तो ये का मान क्या रखना है। ये तो दोनों बराबर है, ये तो बढ़िया काम हो गया, तो ये भी तो हो सकता है। अपने को तीनों को इक्वल करना है। अब तीनों को इक्वल करना है तो ये का मान केवल देखने मात्र से भी हम बता सकते हैं कि क्या रखे ये का मान, ताकि यहाँ पर 1/2 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है। क्या रखे भाई, अगर ये का मान लिया जाए कि 10 रख दिया जाए तो 10 में से 5 माइनस किया तो कितना बचा, 5। और यहाँ पर भी क्या होगा, 10 रखेगा, दोनों एक ही जगह 10 रखेंगे ना, तो 5/10 मतलब 1/2। अगर ऐसे में प्रॉब्लम हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पर बराबरी का चिन्ह लगाना है और इनको दोनों को ले लेना है। इस a का तिर्यक गुना करेंगे इधर, तो ये क्या हो गया, a डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू a -5। अब इस 2 का भी इधर मल्टीप्लेशन कर दो तो ये हो गया 2। सिंपल काम है, ये इधर गया और 2 उस साइड गया। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a -10। ठीक, हमें a का मान ज्ञात करना है तो a को उधर ले गया और -10 को इधर लाया, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया, माइनस इधर से इधर आया तो, और 2a -a और 2a में से a को माइनस किया तो ये इज इक्वल टू 10। ऐसा भी आंसर निकल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके हैं। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो जो ऑप्शन है वो उसको भी फटाफट यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा अपना C 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x + 5y = 9 और 5x - 2y = 6 का आलेख के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सत्य है। और ऑप्शन है, आलेख प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं है, चेक करना पड़ेगा। आलेख संपाती रेखाएं सरल रेखाएं है, आलेख समांतर सरल रेखाएं है, और इनमें से कोई नहीं। और इसके जैसा क्वेश्चन अभी जस्ट हमने इससे पहले कर चुके। देखना, यहाँ ध्यान देना भैया, हल करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए ये तीनों नियम यहाँ पर लिखे और पूरे चैप्टर की समरी केवल इतनी है, बस इतनी बात अगर हमें अच्छे से याद है तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, लगभग अभी आप प्रूफ भी कर रहे हो कि केवल इसी में हम सारे आंसर निकालते जा रहे हैं। देखना, 2x + 5y = कितना है, 9 और 5x - 2y = 6। ठीक है, हमें क्या बोलना है कि कौन सा कथन सत्य है, ये चेक करना है। इसको संतुष्ट कर रहा कि इसको संतुष्ट कर रहा कि इसको संतुष्ट करना, बस काम हो गया अपना। सिंपल सा काम है। 1 से 1 के गुणांक कौन है, 2 और 5, इसको लिख दिया 2 और 5। इसके y के गुणांक कौन है, 5 और -2, ये लिख दिया, चिन्ह सहित लिखना है। लेकिन इसके गुणांकों को लिख दिया 9/6। अगर कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो। कैंसिल हो रहा क्या, यहाँ तो नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा क्या, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। और एक बार लिख रहा हूँ मैं, 2/5, 5/-2 और 3/2। अब ये देख लो कि इसके जैसा है कि इसके जैसा है कि इसके जैसा है। ये तो दोनों बराबर नहीं है क्या? ये वाले दोनों बराबर है क्या, नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तो मैंने क्या बताया था, तीनों बराबर नहीं है तो ये वाला केस इसका होगा। देखिए, ये जो तीसरी कंडीशन है ना, ये यहाँ पर जो हमने यहाँ पर 3 लिखे, यहाँ पर भी 3 लिखे, ये इसलिए नहीं लिखा है कि ये बराबर भी हो सकता नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इक्वल C1/C2 लिख दो, या तो नॉट इक्वल C1/C2 लिख दो, तो दोनों के लिए सेटिस्फाई है, इसलिए हमने केवल 2 ही पार्ट लिखे इसमें, ठीक है। तो संतुष्ट नहीं हो रहा मतलब अपना क्या होगा, अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, एक हल होगा ये भी बोल सकते हैं, या दोनों प्रतिच्छेदी हो सकते हैं ये भी बोल सकते हैं। कितने सारे क्वेश्चन बन गए इसी में। ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता कि केवल एक हल होगा, ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता कि अद्वितीय हल होगा, ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता कि प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। तो देखते हम ऑप्शन। करेक्ट आंसर हमारे पास में फर्स्ट ए में ही दिखाई दे रहा, आलेख प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का मान
जिसके लिए समीकरण ax माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 6x से लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा और देखते हैं इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा। देखना, a का मान जिसके लिए समीकरण ax माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a का अद्वितीय हल होगा। सिंपल सी बात है, अद्वितीय हल मतलब आपको ये इसी पर कंसंट्रेट करना है। अद्वितीय हल बोले, चाहे एक हल बोले, चाहे प्रतिच्छेदी रेखाएं बोले, आपको इसी पर कंसंट्रेट करना, बाकी केस को नहीं लेना है, अच्छे से मालूम होना चाहिए। देखना, अद्वितीय के लिए तो हमें तो केवल दो पार्ट देखना है शुरू के, a/6 और -1/-2 चिन्ह सहित लेना है, लेकिन एक से के गुणांकों को लिखा, y के गुणांकों को लिखा, ठीक है। क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। देखना, यदि हम यहाँ पर a/6 लिखे, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है भाई। अद्वितीय हल के लिए नॉट इक्वल टू होना चाहिए। इस 6 को इधर कर देता हूँ मैं, ये नॉट इक्वल टू 6/2 और 2 से क्या हो गया 3 बार कैंसिल, तो ये नॉट इक्वल टू 3। कहने का मतलब ये है कि 3 नहीं होना चाहिए, 3 के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, तो ये अद्वितीय हल नहीं होगा। केवल ऐसा नहीं रहेगा, मतलब कोई भी नंबर आ जाए तभी अद्वितीय हल होगा ये। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए k-1 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण दिया है k+1 एक्स 1 माइनस के वाई इज इक्वल टू 3k+1 के अनगिनत हल हो गए। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक है। मज़ेदार कैसे है भाई, बहुत सारे के दिखाई दे रहे हैं इसमें। अब देखते के का क्या मामला है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है उलझा हुआ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो क्या है, कई बच्चे तो क्या है देखते से ही छोड़ देते, भैया ये तो के वाला हमारे बस का नहीं है मामला, है ना। तो घबराना नहीं है, बस ये केस मालूम होना चाहिए, बड़े आसानी से बनेंगे। देखिए, के किस मान के लिए, के का क्या मान होना चाहिए, अभी यहाँ पर देखेंगे k-1 एक्स, पहले लिखो तो सही क्वेश्चन, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 5। अच्छा, k+1 एक्स और प्लस 1 माइनस के और इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 3k+1 के अनगिनत हल हो गए। कहाँ पर है अनगिनत, ढूंढिए जरा। क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। हमारे पास में ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, 0, 7, 3 और 4। अब के का मान निकालना है इस कंडीशन के लिए। जब इस कंडीशन के लिए निकालना है, पहले तो मैं एक से के गुणांक लिख रहा हूँ मैं। देखना, k-1 डिवाइडेड बाय k+1 हो गई बात क्लियर। ये कंडीशन है, इसलिए तीनों में बराबरी का चिन्ह लगाऊंगा मैं। -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के और इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3k+1, ठीक। पहला ऑप्शन क्या है, 0। के का मान 0 रख के देखना, यहाँ पर भी तो क्या हुआ -1 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर भी 0 रख के देखो, के का मान -1 डिवाइडेड बाय 0 रखेंगे तो 1। बहुत बढ़िया काम हो गया, दोनों तो बराबर आ गए। आगे देखते हैं हम, 5 डिवाइडेड बाय के का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0+1, क्योंकि 3 गुणित 0 तो 0 हो जाएगा ना। 0+1 1 है क्या, ये बराबर, मतलब 0 कैंसिल, अपना आंसर हो ही नहीं सकता 0। अब दूसरा देखते हैं हम, सेकेंड ऑप्शन क्या है, 7 रख के देखते तो 7 में से 1 को माइनस किया तो 6, 7 रखेंगे तो कितना हो गया 8। यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय यहाँ 7 रखेंगे तो 1 में से 7 को माइनस करेंगे तो -6, ये 5 और 7 को 7 दिया 21 और 1 22। अब देख लो बराबर हो रहा कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ये यहाँ पर नीचे बहुत बड़ी संख्या है, अगर कैंसिल भी करेंगे तो नहीं हो रहा बराबर, ठीक है। अब 3 रख के देखते हैं हम, इसमें फटाफट आंसर आ रहा, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगेगा भाई, आपको रखना है, यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रख के देखते हैं हम, 3 रख के देखते हैं। तो 3 में से 1 को माइनस किया तो कितना हो गया 2 और 3 रखेंगे तो ये कितना हो गया 4। यहाँ पर 3 -1 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 मतलब -2 हो गया है ना, -2 और इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3 रखेंगे तो 9 और ये कितना हो गया 10 हो गया। देखना, 2 दूनी 4 मतलब 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2,
और 5 दूनी 10, 1/2, सब जगह 1/2 आया। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये संतुष्ट हो रहा। और किसके लिए संतुष्ट किया हमने? k का मान 3 रख के। तो करेक्ट आंसर होगा अपना C3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। x इज इक्वल टू 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? देखना, हमारे पास में एक x अक्ष है और ये y x हो गई, और x डैश y और y डैश क्या है? x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसा 10 तक ले जाएंगे, और ये सरल रेखा क्या बनेगी? x इज इक्वल टू 10 हो गई। कैसी है? y अक्ष के समांतर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा y अक्ष के समांतर। ये y अक्ष है, उसके समांतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या दूसरे से दुगना है, दोनों संख्याओं का योगफल 27 है, संख्याएं बताइए। एक संख्या दूसरे से क्या है? दुगना है। देखिए, मान लिया कि पहली संख्या कितनी है? x है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी है? y है। बात क्लियर है? हमने माना कि पहली संख्या कितनी है? x है, दूसरी संख्या कितनी है? y है। पहली कंडीशन क्या बोल रहा? कि एक संख्या दूसरे से क्या है? दुगना है। तो जो एक संख्या है, मान लिया जाए कि ये y है, जो एक संख्या है वो क्या है? दूसरे से क्या है? दुगनी है। इसका मतलब क्या है? y में अगर दुगना कर दिया जाए तब पहली संख्या प्राप्त होगी। सिंपल है? नहीं है? फिर से और एक बार, एक संख्या दूसरे से क्या है? दुगना है। दुगना मतलब उसमें 2 का गुना करेंगे तब तो दुगना होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ठीक है? पहली संख्या दूसरे से दुगनी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, एक समीकरण हमारे पास में यहाँ पर बन गया। दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 27 है। x प्लस y इज इक्वल टू कितना है? 27 है। क्लियर भाई? हमने माना कि पहली संख्या कौन है? x है, दूसरी संख्या कौन है? y है। पहली संख्या दूसरे से क्या है? दुगनी है, और दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 27 है। अगर मान लिया जाए कि हम x का मान यहाँ पर ये दोनों समीकरण की मदद से क्या करना है? हमें इसको हल करना है। x का मान 2y यहाँ रख देता हूँ मैं। देखना, 2y प्लस y इज इक्वल टू 27 कितना हो गया? y 2y कितना हो गया? 3y इज इक्वल टू 27। तो y का मान कितना हो गया? 3 नम 27। y का मान कितना आ जाएगा? 9 हो गया। वैसे इनमें से कोई नहीं है तो फिर दूसरे का भी मान निकालना पड़ेगा, अदरवाइज अपना आंसर ये करेक्ट है। यहाँ पर दिख रहा, y का मान यहाँ पर रख दो, y का मान यहाँ रख दो, तो 9 दूनी 18। तो x का मान कितना हो जाएगा? 18 हो गया। करेक्ट आंसर होगा 9 और 18। और एक बार, पहली संख्या दूसरे से दुगनी है, कर दिया। दोनों संख्याओं का योगफल 27 है, क्योंकि हमने माना था कि दोनों संख्या हमारे पास x और y है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे रफ करके देखना है ना अपने को। x दोनों को हम क्या करते? हल करते। x का मान 2y है, तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं 2y, ये रख दिया 2y, बाकी जैसे के वैसे। 2y और y कितना हो गया? 3y बराबर से 27, और y इक्वल टू कितना हो गया? 9 हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के आलेख कैसी सरल रेखा होगी? सेम क्वेश्चन एक अभी किया था हमने। y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देखा, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो गया? y इज इक्वल टू 7। तो सिंपल है, y का मान 7 1 2 3 4 5 6 7 जो भी रहेगा, और यहाँ से ये समांतर रहेगी। कैसी? ऑप्शन है हमारे पास में x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, x अक्ष पर लंब, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? किसके समांतर है भाई? x अक्ष के समांतर। ठीक, तो ये करेक्ट इसका आंसर होगा। आंसर होगा ये x अक्ष के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण निकाय, यहाँ पर हमें निकाय दिया है कि अनंत हल हो, तो अनंत हल अगर है तो ऑप्शन है हमारे पास में a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, और a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है? 3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर हमें चेक करना है। देखना, समीकरण क्या दिया है? x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है? 5, और यहाँ पर क्या है? ये x प्लस a माइनस बी वाई, और इज इक्वल टू कितना है? 10 है। अनंत अनेक हल है। अनंत अनेक हल मतलब ये वाला, तीनों बराबर। देखना, पहले तो मैं इसके अपन में 1 बाई ए इज इक्वल टू 2 बाई ए माइनस बी,
इज इक्वल टू 5/10, सही है। x के गुणांकों को लिख दिया, y के गुणांकों को, यहाँ पर y का गुणांक ये पूरा है ना, इतना लिख दिया, और यहाँ पर इतना है। देखिए 1/a इज इक्वल टू 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, 5 से ये 2 बार कैंसिल। अब a प्लस बी इज इक्वल टू बोला है, तो a प्लस बी का मान निकालना पड़ेगा, और a प्लस बी का मान निकालने के लिए हमारे पास में 3 सिचुएशन है। इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। कहने का मतलब इसके बराबर ए भी है और ए भी है इसके बराबर ए भी है और ए भी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको और इसको बराबर ले लेते। देखना 1/a इज इक्वल टू 1/2, दोनों को पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2, दोनों को पलटा दिया, a का मान आ गया। अब इनको दोनों को ले लेते एक साथ में, 2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। इसका तिर्यक गुना इधर करता हूँ, इसका तिर्यक गुना इधर करता हूँ। देखना 2 इंटू 2 इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है भाई, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a माइनस बी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना भैया, ये कौन किधर जा सकता है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक बढ़िया हमने जैसा कि बेसिक में भी बताया था, जब हमने चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर बताया था। देखना हमारे पास में क्या है, x डिवाइडेड बाय y है इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय u है, मान लिया जाए। ये 4 चर है हमारे पास में, कौन किधर जा सकता है इसके ऊपर से मेरे को एक कहानी याद आई। ठीक है, वो हालांकि मैंने बेसिक में भी उस पर डिस्कशन किया था, हमेशा याद रहेगा कहानी के थ्रू। देखना आपने चाणक्य का नाम सुना होगा ना, चाणक्य ने क्या बोला था, चाणक्य ने ये बोला था कि जो हमारा पड़ोसी होता है, पड़ोसी का मतलब हमारा पड़ोसी नहीं है। पहले क्या होता था कि हर राज्य की अपनी अपनी एक सीमाएं होती थी, ठीक है ना, और वो क्या करते थे कि एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई करता था और उसकी अपनी सीमा बढ़ा लेता था और उसकी संपत्ति को हड़प कर लेता था। ये कल्चर पहले था। चाणक्य क्या था, चाणक्य ने ये बोला था कि हमेशा जो पड़ोसी होता है वो क्या होता है, दुश्मन होता है। ठीक है ना, और पड़ोसी का पड़ोसी दुश्मन होता है, दोस्त होता है। देखना फिर से और एक बार, चाणक्य ने ये बोला था कि जो हमारा पड़ोसी होता है ना वो दुश्मन होता है। क्यों, वो कभी भी आक्रमण कर सकता है। क्यों कर सकता है, ताकि आक्रमण करके अपना राज्य उसके राज्य में मिक्स कर ले, उसे अपने राज्य का विस्तार कर ले। ठीक है, अच्छा, चाणक्य ने ये बोला था कि पड़ोसी कौन होता, दुश्मन होता है, पड़ोसी का पड़ोसी कौन होता, दोस्त होता। देखना इसका पड़ोसी कौन कौन है, एक तो ये है और इसका पड़ोसी ये है, तो ये यहाँ पर कभी नहीं जा सकता, ये यहाँ पर कभी नहीं जा सकता। लेकिन ये कौन है, पड़ोसी का पड़ोसी है। देखना इसका पड़ोसी ये और इसके पड़ोस में ये है कि नहीं, इसका पड़ोसी ये है और इसके पड़ोस में ये है, तो ये क्या होते हैं, दोस्त होते हैं हमेशा। और ऐसे ही ये भी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, दोस्त होंगे। और जब दोस्त होंगे तो दोनों एक दूसरे से दोस्ती करेंगे, तो सिंपल सी बात है। यही कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन किधर जाएगा भैया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये किसको किधर ले जाएंगे। तो होता क्या है, जनरली मैथ्स में कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय या 5 डिवाइडेड बाय 6। अब कौन किधर जाएगा, जिसका मान निकालना है उसको इस इक्वल के इधर ही रहने दो या एक ही साइड में रहने दो, बाकी सबको दूसरे साइड में कर दिया जाता है। यही तरीका होता है इसका। ठीक है, अभी यहाँ पर देखना इसका मान ज्ञात करना है, किसका, x का, तो ये किधर जा सकता है, इधर ऊपर जा सकता है, ऐसा जा सकता है ना ऊपर, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6। तो यही चाणक्य की नीति है और यही मैथ्स की भी नीति है। ठीक है ना, 3 दूनी 6 और बराबर से 5/2 ऐसा किया जाता है इसको। खैर अभी हम दूसरा काम कर रहे थे, क्या थे, ये हो गया। अच्छा, ये का मान मालूम है हमें कितना है, 2 है, तो 4 इज इक्वल टू 2 माइनस बी, और 2 इधर जाएगा तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए ना, 4 में से 2 गए तो 2, और माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू -2, और दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 2 और -2 0। करेक्ट आंसर होगा हमारा a 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए और बी का मान निकाल दिया, प्लस कर दो, इतना टाइम नहीं लगता है, वो तो फटाफट होता है। हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, और जो बेसिक है बेसिक को भी कवर करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x प्लस -3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के कितना हल होगा, कितने हल होंगे, मतलब एक और केवल एक,
अनगिनत हल और कोई हल नहीं और इनमें से कोई नहीं। देखना यहाँ पर क्या है, इसको हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वो हमारी अप्रोच बढ़े और हम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। ठीक है ना। हमारे पास में क्वेश्चन है 5x + 3y - 3y इज इक्वल टू कितना है, -7 कर देता हूँ मैं। ठीक है, उसको उधर कर दिया मैंने, या तो फिर +7 ही रहने दो, इधर ही रहने दो। दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों समीकरण में अचर राशि को इधर ही रहने दो या तो फिर उधर कर दो। 3x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आते हैं इसके। 2y और +3 = 0। क्लियर। क्वेश्चन में क्या बोला, कितने हल हो गए ये हमें बताना है। देखना 1 से 1 के गुणांक कौन है, 5 और 3। y के गुणांक कौन है, -3 और 2। और अचर अचर गुणांक कौन है, 7/3। कुछ कैंसिल हो रहा क्या, नहीं हो रहा। ठीक, तीनों बराबर है क्या, नहीं है। ये तो दोनों बराबर नहीं है, दिख रहा है क्या, बराबर नहीं है। ये बराबर है क्या, नहीं है। किसके जैसा दिख रहा, इसके जैसा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीच में इक्वल लगा, ये तीनों इक्वल नहीं है। इसके जैसा भी नहीं है तो किसके जैसा होगा, इसके जैसा होगा। मतलब एक हल होगा, या बोल सकते हम एक और केवल एक हल होगा, या तो बोल सकते हम अद्वितीय हल होगा। करेक्ट आंसर होगा ए, एक और केवल एक हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 कैसा निकाय है। चेक करना पड़ेगा, ऐसे अनुमान से पता नहीं चलेगा। ठीक है, हमें हल करके देखना पड़ेगा। हमारे पास में क्या है, 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9। चेक करते हैं हम। 1 से 1 के गुणांक 2/4, y के गुणांक 3 6 और 5 9। कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, तो ये 2 टाइम कैंसिल हो रहा तो 1/2 = 1/2। ये भी 2 टाइम कैंसिल हो रहा, और ये नहीं हो रहा कैंसिल, तो इसको जैसे के वैसे रख दो। किसके जैसा दिख रहा है, ये तो दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर दिखाई दे रहे। किसके जैसा है, पहले के जैसा। कोई हल नहीं होगा। कहने का मतलब पूरे चैप्टर की जान ये है, इतना जो लिखा हुआ है मैंने, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा असंगत हो गए। मतलब देखिए असंगत का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे से नहीं टकरा रहे। और ये तो है ही नहीं, इनका परिचय रूप में अनेक हल हो गए, अपरिचित रूप से अनेक हल हो गए, मतलब ये भी नहीं है, है ना। इनमें से कोई नहीं, तो असंगत हो गए। असंगत मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, याद रखना ये शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक y है और दाही का अंक x है। देखना इकाई का अंक कौन है, इकाई y, और दाही का अंक कौन है, ये दाही का अंक कौन है, x है। हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं ना, जब चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर। तो इससे तो अभिष्ट संख्या होगी 1 से × y, 10x + y, 10y + x और x + y क्या होगी। अभी यहाँ पर देखना, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखना मान लिया जाए 35 है, कोई संख्या 35 है। इकाई और दाही की बात की है तो क्लियर सी बात है कि 2 अंकों की संख्या होगी, सिंपल सी बात है। अगर मुझे 35 को लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ये इकाई है तो 5 लिख दिया, और ये दाही है, 3 कौन है, दाही है, तो 3 × 10 और बीच में प्लस कर दूंगा। कैलकुलेशन करके देखो जरा क्या आएगा। देखना सिंपल है, ये इकाई का अंक है ना, तो इसके साथ 1 का गुना, ये दाही का अंक है ना, तो इसके साथ में 10 का गुना। अगर सैकड़े का भी अगर होता, मान लिया जाए कि 543 है, इसको अगर लिखने का तरीका क्या रहता है, देखना इकाई मतलब 1 का गुना, प्लस दाही 4 × 10, सैकड़ा 5 × 100, प्लस सबको प्लस करो। देखो ये 500 हो गया, ये 40 हो गया, 10 × 4 40, और ये 3 हो गया 543। सबको कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आएगा। तो लिखने का तरीका ऐसा होता है। कहने का मतलब जो इकाई का अंक रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे, और जो दाही का अंक रहेगा उसको क्या 10 का गुना करके लिखेंगे। इकाई का अंक कौन है, y है, तो यहाँ पर y लिखेंगे, प्लस जो दाही का अंक है उसमें 10 का गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है। करेक्ट आंसर होगा 10x +
y। ऐसे क्वेश्चन किए हैं ना, वहाँ पर बहुत प्रैक्टिस की थी हमने जब चैप्टर हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि पिता की आयु 100 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। मजेदार, ठीक है। देखना, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। देखना अभी यहाँ पर क्या है, पिता और पुत्र की बात की है। पिता कौन है और पुत्र कौन है। यहाँ पर बोला है पिता की जो आयु है, जो पिता की बात की है, पिता की आयु कितनी है, 100 वर्ष है। क्वेश्चन जैसा जैसा बोल रहा है उसी के अनुसार कर रहे हैं हम। पुत्र की आयु कितनी है नहीं मालूम, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है, तो हमने मान लिया कि पुत्र की आयु कितनी है, y है। अब क्वेश्चन को फिर से और एक बार पढ़ रहा हूँ मैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखना, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है ना, मैंने पिता को लिख दिया, पुत्र को लिख दिया, दोनों को बराबर कर दिया। हो गए क्या बराबर? कभी पिता और पुत्र बराबर कैसे हो सकते भाई? अब क्वेश्चन में जैसा बोला उसके अनुसार करते हैं हम। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। क्या 3 गुनी? देखना, दोनों बराबर करना है तो जो छोटा है उसमें गुना करेंगे ना, तो जो छोटा है तो इसमें यहाँ पर गुना करेंगे, तब तो दोनों बराबर हो गए। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अभी यहाँ पर अगर पिता की आयु अगर पुत्र की आयु अगर देखी जाए तो देखना, इस 3 का गुना कर रहा हूँ मैं, तो 1 से डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू कौन हो गया, y हो गया। इसका मतलब पुत्र की आयु कितनी है, 1/3। क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। वर्तमान में कितनी है, पुत्र की आयु कितनी है, 1/3, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 1/3 प्लस 5। सिंपल कॉन्सेप्ट भाई। आज पिता की आयु पुत्र की आयु 1/3 है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, उसमें 5 वर्ष को प्लस कर दो, ये कर दिया प्लस। करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, 1/3 प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रेखिक समीकरणों में से किस समीकरण का अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय हल मतलब क्या होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास में दिया है समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, पहला समीकरण, और 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना दिया है, 4। चेक करते हैं हम, a1 a2 b1 b2। देखना, 1 डिवाइडेड बाई 2 1 डिवाइडेड बाई 2, x के गुणांक लिख दिए, y के गुणांक लिख दिए, दोनों बराबर है, मतलब ये संतुष्ट नहीं कर रहा, मतलब ये अद्वितीय हल नहीं होगा। दूसरा चेक करेंगे हम, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना, 16। x का गुणांक 1/3, y का गुणांक -1/-3, और दोनों क्या है, बराबर है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब बराबर है, ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा। तीसरा चेक करते हैं हम, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक, यहाँ पर देखना, x के गुणांक 2/4, y के गुणांक 1/-2 बराबर से 6/4। ये बात को लिखने की जरूरत ही नहीं है। अद्वितीय तो चेक करना है तो हमें 2 ही चाहिए। दोनों बराबर है क्या, इससे 2 बार कैंसिल, तो 1/2 और -1/2, दोनों इक्वल है क्या, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, बराबर नहीं होगे तो अद्वितीय हल के लिए क्या होगा, सी करेक्ट होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 अद्वितीय हल संभव होंगे। नेक्स्ट देखिए, हम पूरा का पूरा काम इसी में कर रहे हैं ना, ये 3 फार्मूले हैं, उसी में हमने पूरा शार्ट में कर दिया। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 10x प्लस 15y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के कितने हल हो गए, ठीक है, कितने हल हो गए, ये हमसे पूछा है। अभी यहाँ पर देखते हैं हम, देखना क्या बोला है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 10x प्लस 15y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक, अभी यहाँ पर क्या करेंगे, 2/10, 3/15 और 5/7 कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करो, ये 5 बार कैंसिल होगा तो 1/5, 3 5 15, ये भी 5 बार कैंसिल हो रहा, और 5/7। ये दोनों तो बराबर हो गए, ये दोनों बराबर नहीं है क्या, ये दोनों इक्वल है, ये बराबर नहीं है, किसके जैसा है ये चेक करना है, कोई हल नहीं होगा इसके जैसा है। तो एक और केवल एक हल
गलत बात। अनगिनत हल, गलत बात। कोई हल नहीं, सही बात। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। देखना पूरा कंप्लीट ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम हल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर और आंसर निकालेंगे उसका क्या है। देखना, मान लेते हैं कि पिता की आयु कितनी है? पिता की आयु x और पुत्र की आयु y। वैसे कंप्लीट क्वेश्चन है, बड़ा ही क्वेश्चन हो गया ना ये, ठीक है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 45 है। इसका मतलब x और y की का योगफल कितना है? 45 है। क्लियर? 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना है। तो पिता की आयु 100 वर्ष मानते हुए, पिता की आयु 100 ही माना ना, हाँ, 100 वर्ष मानते हुए इस कथन का समीकरण का रूप होगा। ठीक है। अब किस प्रकार से समीकरण का रूप होगा? x माइनस 5, 45 माइनस एक्स इजिकल टू 4x, और इस प्रकार से 4 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे। देखेंगे हम क्या होता है। दूसरा कथन देखते हैं हम। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पिता की आयु कितनी है? x। तो 5 वर्ष पहले कितनी रहेगी होगी? x माइनस 5। भाई मेरी अगर आयु आज 25 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी रही होगी? 25 माइनस 5। सिंपल है, रटने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो x माइनस 5। अच्छा, पिता की आयु कितनी रही होगी 5 वर्ष पहले? अभी सॉरी, पुत्र की आयु कितनी रही होगी? y माइनस 5। क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, ये देखिए, उस समय पिता की आयु का 4 गुना है। पिता की आयु कितनी है? x। तो उस समय पिता की आयु क्या होगी? x माइनस 5 का कितना है? 4 गुना है, 4 गुना है। ठीक है, तो 4 गुना है। तो पिता की आयु को x मानते हुए इस कथन के समीकरण को लिखिए। किसके जैसा दिख रहा है? x माइनस 5, y माइनस 5 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 5, वाई माइनस 5। वाई नहीं दिखाई दे रहा, इसमें x दिखाई दे रहा। यहाँ पर y का मान रखना है हमें, तो y बराबर से कितना हो जाएगा? 45 माइनस x। समझ में आई बात? 2 कंडीशन बन रही ना, एक कंडीशन ये बन रही, दूसरी कंडीशन ये बन रही। इसकी हेल्प लेना है, यहाँ पर रखना है। देखना, x माइनस 5, y का मान कितना है? 45 माइनस x, 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक, अब ऑप्शन है क्या ऐसा? हमें बी ऑप्शन दिखाई दे रहा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 2ax प्लस a प्लस by इज इक्वल टू 28 के अनंत हल हो, तो अनंत हल होना चाहिए भाई। अनंत हल मतलब ये वाली कंडीशन संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा सब्र रखिए। आप 2 बार में देख सकते हैं वीडियो, अगर लंबा वीडियो बन रहा 2 बार में देखिए, लेकिन देखना पूरा है। ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले अभी और आगे। ठीक है, समीकरण यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2ax प्लस a प्लस b y इज इक्वल टू कितना हो गया? 28। अनंत हल, अनंत कहाँ पर है? ये यहाँ पर तीनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखना, इसके अपान में ये 2 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में इसके अपान में ये 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, इसके अपान में ये 7/28। देखिए तीनों बराबर होना चाहिए क्योंकि अनंत हल की बात की है। तो ऑप्शन क्या है? ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना हमें। 2 से 2 कैंसिल, तो 1/a इज इक्वल टू 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 7/28, तो 7/28, 7/28 मतलब 1/4। यहाँ पर देखना, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये, मतलब सारे इक्वल है एक दूसरे के। इसको और इसको ले लेते तो एक मान ज्ञात हो जाएगा। देखना, 1/a इज इक्वल टू 1/4। दोनों को पलटाएंगे तो ये इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 आ गया। ठीक है,
ए का मान 4 कहाँ पर है, केवल एक ही ऑप्शन में, तो आगे बी का मान निकालने की जरूरत नहीं है। अगर बी का मान, अगर ए का मान यहाँ पर रख भी देंगे तो तुरंत निकल भी आएगा, ठीक है ना। ये दोनों को लेंगे, बी का मान रख देंगे तो ए का मान ज्ञात हो जाएगा, जरूरत नहीं है। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, अपना आंसर यहीं पर मिल गया, ए = 4। नेक्स्ट, एक अक्ष पर बिंदु है एक अक्ष पर बिंदु है, देखना ऑप्शन भी है हमारे पास में, और ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा एक अक्ष पर, ये देखना है। ये एक अक्ष और एक्स डैश, ये क्या है y और y डैश। एक अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा, x में 6 और y में 3, x में 6 और y में 3 लगभग इधर होगा, एक अक्ष पर नहीं है। x में 6 और y में 0, हाँ ये है एक अक्ष पर। और भी देख लेते हैं, 0 6, x में 0 और y में 6, ये इधर ऊपर जाएगा, ठीक है, और 6 6 ये इधर कहीं ऊपर जाएगा। तो एक अक्ष पर कौन सा बिंदु है, करेक्ट आंसर होगा इसका B 6, 0। नेक्स्ट, 3x + y + 5 = 0, 9x + 3y + 15 = 0 के कितने हल होंगे, ठीक है, हमें हल पूछा है कि कितने हल होंगे। यहाँ पर देखना 3x + y = कितना है, 5, या +5 लिखा हुआ है, +5 = 0, और 9x + 3y + 15 = 0। कितने हल हो गए भाई, इसी की हेल्प लेना है हमें। क्या एक से के गुणांक 3/9, 1/3 और 5/15 कैंसिल हो रहा, तो कैंसिल करो, तो 1/3, 1/3 और 5 से 3 बार कैंसिल, 1/3। किसके जैसा है, तीनों बराबर दिखाई दे रहे हैं। क्या होगा, अनंततः अनेक हल होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा डी, अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल बोलिए, चाहे अनंततः अनेक हल बोले, चाहे अनेक हल बोलिए, बात एक ही है, ऑप्शन में अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a1 / a2 is equal to b1 / b2 is not equal to c1 / c2, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, अद्वितीय हल है, अनेक हल है, दो हल है। क्या होगा, ढूंढ लो आप इसमें से, ये दिखाई दे रहा। करेक्ट आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं, मतलब करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट, बिंदु P 3, -4 जिस चतुर्थांश में वह है, किस चतुर्थांश में है भाई, कौन सा, 3, -4, x में 3 और y में -4, ये यहाँ पर मान लिया यार, दोनों को मिला दिया जाए, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ, याद रखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से चतुर्थांश में है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, एक हल है, दो हल है, अनगिनत हल है। करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए, दोनों समांतर रेखाएं हैं। क्या होगा, जब दोनों समांतर है तो प्रतिच्छेद होगी नहीं, और जब प्रतिच्छेद नहीं होगी तो कोई हल होगा नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 और 2x + ky = 14 संपाती होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ऑप्शन है 2, 3, 4 और इनमें से कोई नहीं। तो क्या दिया हुआ है, x + 2y = 7 और 2x + ky = 14। देखना 1/2 x के गुणांक, 2/k और 7/14। संपाती कब हो गए, तीनों जब बराबर हो गए। देखिए 1/2, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए ना। कब आएगा, k का मान ऐसा क्या रखोगे, अच्छा 7 दूनी 14, यहाँ पर भी 1/2, 2/k और 1/2, 1/2, 1/2, यहाँ पर 2 कब आएगा, जब k का मान 4 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 2 दूनी 4, मतलब 1/2 आ जाएगा। तो k का मान कितना होना चाहिए, 4 आना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, C होगा, और C 4 होगा। नेक्स्ट, दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती हो
तो हल की संख्या होगी 0, 1 अनगिनत और इनमें से कोई नहीं। क्या होगी? संपाति। कितने हो गए? अनगिनत हल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अनगिनत हल होगा। नेक्स्ट, सरल रेखाएं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे। करके देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। और क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर अगर दोनों को हल करते हैं, या तो फिर हम इस तरीके से भी निकाल के देख सकते हैं। देखना, 1/1 माइनस 1/1 भाई y के गुणांक, और 0/0 इसके बराबर ये है क्या? बिल्कुल नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो कौन सा होगा? ये वाला केस। क्या होगा? ये इसका क्या होगा? एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। लेकिन हल कितना होगा यही पूछा है, यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि कितने हल होंगे, ठीक है ना। तो हमें हल करके देखना पड़ेगा। हमारे पास में दो समीकरण दिए हैं और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो y से y कैंसिल, प्लस और माइनस कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 0। तो x का मान कितना हो गया? 0। x का मान 0 रखेंगे तो y का भी मान 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? B 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं है, तब रेखिक समीकरण का युग्म होगा। कोई हल नहीं, एक हल है, दो हल है, अनंततः अनेक हल है। सिंपल सी बात है। क्या बोला है? दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है। देखो जरा, प्रतिच्छेदी कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा। कितने हल हो गए भाई? एक हल, ठीक है। तो सिंपल करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती हो तो हलों की संख्या होगी। कितनी होगी? संपाती। 0, 1 अनगिनत और इनसे कोई नहीं। तो ये यहीं पर हमें दिखाई दे रहा, अनंततः अनेक हल हो गए, क्योंकि कई जगह प्रतिच्छेद करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चरों में एक घातीय समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखना, ध्यान से पढ़ना है भैया। दो चरों वाले एक घातीय समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे पास में एक घातीय समीकरण दो है हमारे पास, केवल दो हल हो सकते हैं, एक और केवल एक हल हो सकता है, कोई भी हल नहीं हो सकता है, अनगिनत हल हो सकते हैं। फिर से और एक बार, दो चरों में से एक घातीय समीकरणों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है बोला है। सत्य नहीं, असत्य है, ठीक है। तो केवल दो हल हो सकते हैं, कभी नहीं हुए। कभी हुए क्या दो हल? या तो एक हल होगा, या तो कोई हल नहीं होगा, या तो अनंततः अनेक हल होंगे। दो हल कभी नहीं होगा, तीन हल कभी नहीं होंगे, चार हल कभी नहीं होंगे। होगे तो अनंत, या तो फिर एक, या तो कोई हल नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट, के किस मान के लिए हमारे पास में समीकरण दिए हुए का अद्वितीय हल है? सेम रिपीट क्वेश्चन है। के एक्स और प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 1। क्या करना है? अद्वितीय की बात की है, मतलब ऐसी कंडीशन होना चाहिए। देखना, k/3 और 2/1 क्या होना चाहिए? दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। कौन किधर जाएगा? 3 को इधर ले जाओ। क्यों? क्योंकि k का मान ज्ञात करना है। तो k इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो 3 × 2, तो k नॉट इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल है ना, क्योंकि ये कंडीशन। तो k का मान कितना होना चाहिए? 6 नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा बी, k नॉट इक्वल टू 6। नेक्स्ट, k के किस मान के लिए kx प्लस 3y? kx बार बार वही रिपीट, एक जैसे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। kx प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x प्लस y इज इक्वल टू 1। लिख के देखते हैं हम, k/4 और 3/1 और 8/1। क्या बोला है? k के अद्वितीय हल होना चाहिए, ठीक है। एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब ये वाली कंडीशन, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है? इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? k नॉट इक्वल टू 12, 4 × 12। करेक्ट आंसर होगा अपना बी, k नॉट इक्वल टू 12। k के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा मतलब यही कंडीशन है। और हमारे पास में जो समीकरण दिया है उसके अनुसार क्या हो जाएगा? 3/6 और -1/-2 और -5/-k।
क्या बोला, कोई हल नहीं है, ये वाला, मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और ये इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको हल करते तो 1/2 बराबर से 1/2 और नॉट इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 5/k। इसको तो छोड़ ही दो, हमें केवल k का मान देखना है। तो k इधर जाएगा तो k ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय 2 नॉट इक्वल टू 5/1, और 2 भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 2, तो ये k नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ये हो गया। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये k नॉट इक्वल टू 10। नेक्स्ट, k का मान के लिए 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखना बार बार क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर रहा है ताकि एक बार प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। और 9x माइनस 3y माइनस k इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं कब होता है, ये ऐसी कंडीशन बनना चाहिए। देखना इसके अपन में 3/9 इज इक्वल टू -1/-3 इज इक्वल टू -5/-k, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 5/k, और k इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 15, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, k का मान 15 नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र एवं प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। सिंपल बात, प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेद हो रही, कितने हल है इसमें, ये एक हल। सारे आंसर यहीं पर मिलने वाले हैं हमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। तो इस प्रकार से ये अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आपको क्या करना है, आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखना है, एक बार इस वीडियो को देखेंगे और मेरा आंसर आने से पहले आपको खुद का आंसर निकालना है और अपना टेस्ट करना है, खुद का टेस्ट करना है कि हम कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं।